हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 2 का, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों के रैखिक समीकरण का एक्सरसाइज 3 आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे से हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3 को, तो साथ में बने रहना, क्योंकि हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो चैप्टर है हमारा सेकंड चैप्टर, जो कि है आपका दो चरों का रैखिक समीकरण। पहला चैप्टर बहुपद हो चुका है, राइट। आज हम लोग ये जितने भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सभी प्रॉब्लम आप एक बार अपने बुक से मैच करा के देख लेना कि क्या यही प्रॉब्लम आपके बुक के अंदर में है। अगर ये स्क्रीन थोड़ा सा धुंधला अगर दिख रहा हो तो थोड़ा सा आपको क्या कर लेना है, वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाना है, ताकि आपको बिल्कुल साफ़, सुंदर और स्वच्छ दिखाई दे सके। क्लियर है? तभी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। और कुछ इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन ये है कि यदि आप चाहे हिंदी माध्यम के हो, चाहे आप इंग्लिश माध्यम के हो, किसी भी माध्यम के स्टूडेंट हो, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट आपको समझ में आने वाला है। क्वेश्चन हु बहु सेम एज इट इज़ है। तो देखो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कुछ यहाँ पे मैंने निकाल रखा है आपके लिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा जो ये मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो मैंने हिंदी में भी रखा है ना, क्योंकि दोनों माध्यम का मैंने ख्याल किया है ना। हिंदी में भी रखा है ना, और इंग्लिश में भी रखा है। तो एक ये कंडीशन है, कुछ 3 कंडीशन है जिसके ऊपर में ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज 3 हमारा बनेगा। ये तीनों कंडीशन के ऊपर में हम लोग बातें कर लेते थे। तो कह रहा है कि जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो उस कंडीशन का क्या होता है कि यूनिक सॉल्यूशन इज़ ऑब्टेन्ड। तब उस सॉल्यूशन का क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। उसी को बोलते हैं अद्वितीय हल प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है, यानी कि समीकरण निकाय के 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करता है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज डिपिक्टेड बाय द 2 इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है? तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब ध्यान से सुनो, यदि आपको डायरेक्ट केवल एक्सरसाइज चाहिए, ये सब चीज़ आपको नहीं चाहिए, तो आप थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा लो, मैं एक्सरसाइज पे आपको मिल जाऊंगा। क्लियर है? लेकिन कुछ ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। 3 ही कंडीशन है। ये पहला कंडीशन समझ गए, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो उसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। तो जब अद्वितीय हल बोले, क्या बोले, अद्वितीय हल बोले या यूनिक सॉल्यूशन बोले, तो आपको समझ जाना है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये वाला कंडीशन होगा। ओके। दूसरा कंडीशन है आपका कि देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन ना निकले, है ना, x और y की वैल्यू निकले ही नहीं। इसका मतलब उसका कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि ये c1/c2 जो है वो इसके बराबर ना हो। क्लियर है? b1/b2 के बराबर ना हो। ठीक है। तीसरा कंडीशन वही सेम चीज़, कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। और ये सब प्रॉब्लम जो है ना, आपको किस में आता है, 1 नंबर के प्रॉब्लम में आता है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से मार्क्स अपने घर ले जाओगे, और नहीं है तो फिर पेपर में छोड़ के आओगे। क्लियर है? गलत लगा के आओगे, क्योंकि जो लगभग 4 आपके दिए रहते हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें से चूज करना पड़ता है कि जब ये कंडीशन है तो क्या है। उसी तरह से जब कोई भी हल नहीं होता है तो तब रेखाएं कैसी होती है, तो समीकरण निकाय की 2 समांतर रेखाएं प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो ये बात याद रहेगी कि 2 समांतर रेखाएं, यानी कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज डिपिक्टेड बाय द 2 पैरेलल लाइन। ठीक है, 2 समांतर रेखाएं यहाँ पे प्रदर्शित होती है। ओके। जब तीनों बराबर हो जाए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो देयर आर इन्फानाइट सोल्यूशन। तो देखो, इन्फानाइट सोल्यूशन के लिए आपका क्या है, अनंत अनेक हल होंगे। तो इसका मतलब इसके लिए क्या है कि तीनों को बराबर होना चाहिए, और समीकरण निकाय समपाती रेखाएं प्रदर्शित करेंगी। समपाती यानी कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज डिपिक्टेड बाय द कोइंसिडेंट लाइन। दैट मीन्स कि हो गया कि ये लाइन है और इसी के ऊपर में दूसरा भी लाइन लेटा हुआ है। पहला कंडीशन में लाइन क्या है, लाइन क्या करता है, कट कर देता है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, दो इक्वेशन का 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर देता है, तो x और y की वैल्यू मुझे जहाँ कट करता है वहाँ मिल जाता है। इसलिए पहला पॉइंट है, उसी को यूनिक सॉल्यूशन बोला गया, उसी को अद्वितीय हल बोला गया। दूसरा कंडीशन है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज डिपिक्टेड बाय 2 पैरेलल लाइन। 2 पैरेलल लाइन होगा, एक लाइन ऐसे चला जाएगा, एक लाइन ऐसे चला जाएगा, कभी काटेगा ही नहीं तो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। इसका मतलब अद्वितीय हल नहीं होगा। ये क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा। इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन
कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी नहीं। और एक जो तीसरी जो लाइन है जिसका कंडीशन है क्या, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो उसका कंडीशन है क्या कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज डिपेक्टेड बाय द को इंसिडेंट लाइन, यानी कि एक लाइन है और उसी के ऊपर में पूरा का पूरा लाइन जाके ओवरलैप कर रहा है इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा हमारा ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये जो कंडीशन था वो मैंने यहाँ पे रख दिए तीनों कंडीशन। अब तीनों कंडीशन के ऊपर में यहाँ प्रॉब्लम है, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। चलो पहला प्रॉब्लम यहाँ से शुरू करते हैं। कह रहे कि सो दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। आप मुझे दिखाओ कि जो ये इक्वेशन दिया हुआ है ये कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन का है। तो अभी मैंने बताया है कि यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है। यूनिक सॉल्यूशन देखो ध्यान से, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का कंडीशन होता है क्या कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा आया, अब ये a1 a2 क्या होता है, तो देखो x का ये गुणांक है, x का जो कॉफिशिएंट है ये a1 है, ठीक है, और ये y का जो गुणांक है, y का जो कॉफिशिएंट है ये क्या है, ये b1 है ना, और ये जो है हमारा c1 है। तो इसका मतलब मैं पहला इक्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, 3x + 5y इक्वल टू मैंने लिख लिया 12, 3x + 5y इक्वल टू मैंने लिख लिया 12। अब चलो इसमें से a1 निकालता हूँ, तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ठीक है, याद रहे x का गुणांक को a1 बोलते हैं। अब b1 क्या हो जाएगा, b1 इक्वल टू 5, y के गुणांक को b1 बोलते हैं, ठीक है। और c1 क्या होता है, ये कांस्टेंट, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 12, ठीक है। इस तरह से ये पहला का हो गया। उसी तरह से दूसरा का यहाँ पे देखो, दूसरा का क्या दिया हुआ है, 5x + 3y इक्वल टू 4 दे रखा है। यहाँ पे अब कर लेते हैं, बताओ a1 क्या है, यहाँ पे a1 है 5, ठीक है, b1 क्या है यहाँ पे, b1 इक्वल टू हमारा क्या है 3, b1 क्या है 3, कॉमा, और ये c1 क्या है, c1 इक्वल टू हमारा क्या है 4, ठीक है। तो हमारा कंडीशन क्या है, हमें बोला था कि यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब होता है अद्वितीय हल, ठीक है। तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे तो क्या होता है कंडीशन, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, इसको प्रदर्शित करना है। तो देखो a1 का वैल्यू क्या है 3, तो करो ज़रा यहाँ पे 3, और a1/a2 ना, a1/a2 ना, तो देखो दूसरा इक्वेशन का ये भी ये a2 में आएगा क्योंकि ये सेकंड इक्वेशन है। ये फर्स्ट इक्वेशन को a1 b1 c1 कहते हैं, और सेकंड इक्वेशन में a2 b2 c2 चलता है ऐसे। तो a2 और ये b2 और ये c2, ठीक है, ऐसे चलेगा। तो देखो a1 हमारा क्या है 3, और ये a2 हमारा क्या है 5, तो 3/5 हो गया, ओके जी, है ना, इज नॉट। अब देखो b1 हमारा क्या है, b1 है हमारा 5, ठीक है, और b2 हमारा क्या है, b2 है हमारा 3, क्लियर है। तो ध्यान से देखो ये 3/5 आ गया, ये 5/3 आ गया, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हुआ, नहीं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये आपस में बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब हो गया कि ये हमने प्रदर्शित कर दिया कि ये क्या है, ये यूनिक सॉल्यूशन वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं क्या कि इसलिए इक्वेशन, ठीक है ना, ये जो इक्वेशन है ना, इसलिए इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ये इक्वेशन के पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्लियर है। तो ये पहला नंबर प्रॉब्लम। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, तो ज़रूर आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दूसरा नंबर प्रॉब्लम पे आते हैं। दूसरा नंबर प्रॉब्लम कह रहा है कि सो दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आपको फिर से दिखाना है, इस बार किसको दिखाना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन को दिखाना है, ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन था, है ना, देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि अनेक हल, अंततः अनेक हल, तो उसके लिए क्या है, ये कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन है, ठीक है। तो वही बात यहाँ भी कर लेते हैं। चलो इस इक्वेशन से हम लोग निकाल लेते हैं, ये पहला जो इक्वेशन है इससे निकाल लेते हैं। a1 इक्वल टू क्या है 2, ठीक है, b1 इक्वल टू, क्योंकि पहला इक्वेशन है तो a1 b1 c1 ऐसे निकलेगा। b1 इक्वल टू क्या है -3, क्योंकि y का कॉफिशिएंट क्या है पूरा, ये माइनस साइन के साथ में निकलेगा, तो ये हो गया -3, ठीक है, माइनस में रहेगा तो पूरा माइनस के साथ आएगा, ठीक है। और c1 का वैल्यू क्या है 5, दिख रहा है ये c1 का वैल्यू 5, ओके। ये सेकंड इक्वेशन का है, ये फर्स्ट इक्वेशन का था तो a1 b1 c1 चला, और ये सेकंड इक्वेशन का है तो a2 b2 c2 चलेगा। चलो a2 इक्वल टू हमारा क्या है 6, ठीक है, और b2 हमारे पास में क्या है -9, ठीक है, और c2 हमारे पास में क्या है 15, ठीक है। अब चलो यहाँ पे a1 बाई, अब कंडीशन लगाते हैं, क्यों, अब a1/a2
इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। ये इन्फानाइट वाला जो कंडीशन था, क्योंकि कह रहा था इन्फानाइट सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी कि बहुत सारे इसके सॉल्यूशन होना चाहिए, तो उसका कंडीशन यही था। चलो A1 की वैल्यू रख देते हैं। A1 की वैल्यू है 2, ठीक है, रख दिया मैंने 2। और A2 की वैल्यू क्या है 6, ये मैंने रख दिया। B1 इक्वल टू दे देता हूँ। B1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू है -3, मैंने रख दिया -3। B2 की वैल्यू क्या है -9, मैंने रख दिया -9 इक्वल टू C1 की वैल्यू क्या है 5, ये रख दिया मैंने 5। C2 की वैल्यू क्या है 15, तो ये रख दिया 15। अब कटेगा तो काटेंगे यहाँ पे 2 1 जा 2 3 जा, तो 1/3 आ गया। ये माइनस चल दिया, माइनस अगर ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस रहे तो माइनस माइनस कट जाता है। 3 1 जा 3 3 जा, ये भी 1/3। 5 1 जा 5 3 जा, इसका मतलब क्या हो गया 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इन्फानाइट सॉल्यूशन, ये जो हमारा जो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, इसका कितना सॉल्यूशन निकलेगा, बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, इन्फानाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं 10, इस प्रकार से इक्वेशन है ना, 10 इक्वेशन हैज़ इन्फानाइट सॉल्यूशन, इक्वेशन है इन्फानाइट सॉल्यूशन। तो ये हमें क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था, दिखाना था, प्रदर्शित करना था, क्लियर है, शो करना था, दिखाना था। तो हमने रख दिया कंडीशन पे। अब तीसरे नंबर प्रॉब्लम पे आते हैं। कह रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू निकालनी है, जहाँ जहाँ के है वो के वाला वैल्यू निकालना है। अब कंडीशन देख लेते हैं। फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। कब ये के की वैल्यू आपको कब निकालनी है, जब जो ये इक्वेशन जो दिया हुआ है इसको आपको तब निकालना है जब आपको मतलब नो सॉल्यूशन का कंडीशन है। तो देखो नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, पहले ही बताया हूँ मैं कि नो सॉल्यूशन, यहाँ देखो नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन है। तो देखो अब यहाँ पे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये जांच लेते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं, पहला वाला, ठीक है। मैं पहला नंबर यहाँ पे वो कर रहा हूँ, क्या है 8x + 5y = 9, ठीक है, पहला नंबर, ठीक है। और क्या दे रखा है, ऐसे दे रखा है kx + 10y = 15, ये दे रखा है। मैं यहाँ से A1 निकालता हूँ, A1 = 8, ठीक है, और B1 = B1 = 5 एंड C1 = 9, ठीक है, ये हो गया। इधर में चलते हैं, यहाँ पे A2 है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन का है तो A1 B1 C1, और ये सेकंड इक्वेशन का है तो A2 B2 C2। A2 = K, ठीक है, और B2 = 10, ठीक है, और C2 = 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A1/A2, यहाँ पे कंडीशन देखो ध्यान से समझना, A1/A2 इक्वल टू अगर B1/B2, अगर ऐसा भी कंडीशन आ जाए तो समझ लेना कि क्या हो जाएगा, ये हमारा कौन से कंडीशन में आ जाएगा, नो सॉल्यूशन के कंडीशन में। कौन से कंडीशन में, नो सॉल्यूशन। तो चलो देख लेते हैं हम लोग। तो A1 का वैल्यू क्या है 8, ठीक है, और B1 की वैल्यू क्या है 5, सॉरी A2 की वैल्यू क्या है K, सॉरी यहाँ पे बैठाऊँगा मैं इसको क्योंकि मुझे K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो A1/A2 = B1/B2, ये कौन से कंडीशन पे के लिए लगा रहा हूँ मैं, ये नो सॉल्यूशन के कंडीशन के लिए, ठीक है। नो सॉल्यूशन के कंडीशन के लिए हमें ये वाला कंडीशन अप्लाई करना पड़ता है। तो A1 की वैल्यू 8 और A2 की वैल्यू हमने K रखा, इक्वल टू B1 की वैल्यू क्या है 5, B1 की वैल्यू क्या है 5, और B2 की वैल्यू क्या है 10, B2 की वैल्यू क्या है 10, हमारे पास में ये रहा 10, ठीक है। अब क्या करते हैं, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 10 जाएगा उधर, ये K जाएगा इधर, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 10 = K, ऐसे हो जाएगा 5 × K, 5K, ठीक है। तो ये K का ये क्या है 5 कोफिशिएंट है, तो इक्वल के उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 8 × 10 और नीचे में हो जाएगा 5 और इक्वल टू K, ठीक है। तो ये 5 से कटेगा, 5 1 जा और 5 2 जा, क्लियर है, ये कट गया। तो इसका मतलब ये K = क्या हो गया 8 2 जा 16, 8 दूना 16, ठीक है।
तो यहाँ पे के इक्वल टू क्या आ गया, के इक्वल टू 16 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, यानी कि ये के जगह पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन जब होना होगा तो ये के जगह पे क्या वैल्यू रहेगी, वो वैल्यू रहेगी 16। क्या रहेगी वैल्यू, वो 16 रहेगी। क्लियर है। तो जब इस तरह से हमारा आ जाए के की वैल्यू, जब हमें इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन वाले कंडीशन पे निकाल के आ जाए तो हमें अंततः हमें यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, है ना। यही कह रहा था ना कि के की वैल्यू आप फाइंड आउट करो, तो के की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दिया, के की वैल्यू हो जाएगी 16। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब ये तो पहला प्रॉब्लम हो गया। अब चलो, अब दूसरा नंबर प्रॉब्लम पे, जो दूसरा आपका यहाँ पे प्रॉब्लम दे रखा है, इस पे क्या दे रखा है हमारा पे, के एक्स प्लस 3y इक्वल टू 3, है ना, कॉमा एक और दे रखा है क्या, 12x प्लस के वाई इक्वल टू 6, ये दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। चलो, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या, a1 a2 कर लेते हैं। a1 इक्वल टू दे रखा है के और b1, है ना, a1 दे रखा है के और b1 दे रखा है हमारा क्या, 3y का कोफिशिएंट यानी कि गुणनांक 3। देखो यहाँ पे साइन नहीं दिया हूँ क्योंकि ये प्लस में 3 ऐसे लिखा है, इसका मतलब यहाँ प्लस में है ये। ठीक है, और c1 इक्वल टू 3, बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a1 इक्वल टू क्या है, सॉरी ये a2 इक्वल टू 12 कॉमा और a1 a2 हो गया ये b2। ठीक है, ये हो गया b2 इक्वल टू के एंड c2, है ना, c2 इक्वल टू 6। ठीक है, a2 b2 c2 ये हो गया। अब चलो, अभी वही कंडीशन रख देता हूँ मैं, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। तो a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, k, a2 की वैल्यू क्या है हमारा 12। ठीक है, इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है 3 रखो, b2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में k। ठीक है, आगे k अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, तो k इंटू के इक्वल टू इधर में क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 12, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k इंटू के क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू 3 4 जा 3 12 जा 36, तो k इक्वल टू 36 बाई, सॉरी ये स्क्वायर में है, सॉरी ये रूट चढ़ जाएगा इस पर, तो k इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, k इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा रूट अंडर 36। ठीक है, तो रूट 36 का क्या होता है, रूट 36 तक k इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कितना, प्लस माइनस 6। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, परफेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब चलो, अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं तीसरे नंबर प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो ये दूसरे वाले में आपने क्या सीखा कि जब भी रूट से कोई चीज़ बाहर निकलती है तो वो प्लस माइनस होकर निकलती है, तो आप कंसिडर करके चलना कि प्लस का 6 हो जाएगा या माइनस का। आप ऐसे भी आंसर लिखते हैं तो कोई काटेगा नहीं अगर अच्छा मैथमेटिशियन होगा तो। चलो तीसरे नंबर पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम लोग तीसरे नंबर को डायरेक्ट बना लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, a1, है ना, a1 लिख लेते हैं। a1 इक्वल टू हमारे पास में है k और a2 हमारे पास में है, सॉरी a1 b1 ना, देखते चलते हैं। a1 हो गया और ये a1 हो गया ये, और ये हो गया b1 इक्वल टू 5 माइनस का 5, b1 इक्वल टू क्या, माइनस का 5 क्योंकि माइनस में है, और c1 इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो गया। अब इधर का लिख लेते हैं, इसका a1 क्या है सेकेंड वाले इक्वेशन का a2 क्या है हमारे पास में 6। ठीक है, और b2 हमारे पास में क्या है, b2 इक्वल टू 2 कॉमा और c2 हमारे पास में क्या है 7। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इक्वल टू, ठीक है, b1 बाई b2। अगर ये कंडीशन अगर आ गया, ठीक है, तो इससे हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो देखो a1 बाई a2, तो a1 हमारे पास में क्या है k, a2 हमारे पास में क्या है 6 इक्वल टू b1 हमारे पास में क्या है माइनस का 5, b2 हमारे पास में क्या है 2। ठीक है,
अब देखो ये 2 जाएगा इधर और 6 जाएगा उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2k इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई माइनस का 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 कोफिशिएंट है, गुणांक है, इक्वल के इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा, -5 बाई नीचे में क्या 2, तो 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 3 जा उड़ा दिया उसको, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस, तो -5 3 जा 15, ये हो जाएगा 15, यानी कि k इक्वल टू कितना आ जाएगा, k की वैल्यू क्या आ गई -15, ये क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अपने आंसर तक पहुंचना है, ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो, ठीक है। तो ये हम लोग चौथे नंबर अब प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चौथा नंबर प्रॉब्लम जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, तो चौथा नंबर प्रॉब्लम यहाँ पे है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोला है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यही है यूनिक का सॉल्यूशन, सॉरी यूनिक का कंडीशन होने का, ठीक है। चलो, तो पहला नंबर प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, चौथा का पहला नंबर से। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, kx + 2y, ठीक है, पहला नंबर kx + 2y = 5, ठीक है, कॉमा यहाँ पे लिखा हुआ है 3x + y = 1, यही लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक इक्वेशन है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे a1 लिख लेते हैं, a1 = k, ठीक है। उसके बाद देखो, इसके बाद क्या लिखे, a1 हो गया b1 = 2, ये रहा 2, और c1 = मैं लिख लेता हूँ 5, ये हो गया। अब इसका लिख लेता हूँ a2 = 3, b2 = यहाँ कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब 1 है वहाँ पे, ठीक है। कोई दिखाई न दे, y का कोफिशिएंट, y का गुणांक कोई दिखाई न दे तो 1 है वहाँ पे, ठीक है, ठीक, कॉमा दे देता हूँ, और c1 = 1, ठीक है। अब हमारा क्या है, हमें तो करना है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास में क्या है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो लिख देता हूँ मैं a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में k, और a2 की वैल्यू हमारे पास में क्या है 3, इज़ नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है 2, और b2 की वैल्यू क्या है 1, b2 की वैल्यू क्या है 1। अब चलो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, है ना, इससे इस पे मत जाओ आप, ये नॉट इक्वल टू, ये कंडीशन ही है, ये कंडीशन ही है यूनिक सॉल्यूशन का, ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन का क्या है, कंडीशन ही है, तो इस पे आप डायरेक्ट लगाओ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे k × 1, ये क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा k × 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, तो k इक्वल टू क्या हो गया 6, यानी कि k इज़ नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये बीच में नॉट इक्वल टू चल रहा है, नॉट इक्वल टू चल रहा है, तो k इज़ नॉट इक्वल टू 6, यानी कि k इज़ नॉट इक्वल टू 6, यानी कि k का वैल्यू 6 नहीं हो सकता है, 6 के अलावे बाकी जितनी भी वैल्यू होगी वो सब मान्य रहेगी, ठीक है ना। 6 के अलावा जितने भी ये k की जो वैल्यू आई है, k इज़ नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे इक्वेशन, ठीक है, इसका मतलब ये k इज़ नॉट इक्वल टू 6 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे k है, यहाँ पे 6 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, 6 को छोड़ के बाकी सब चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, इक्वेशन, इसलिए यहाँ पे इक्वेशन सिस्टम विल बी SYSTEM, सिस्टम विल हैव यूनिक solution for all the real number except, है ना, किसको, एक्सेप्ट k = 6, यानी कि k क्या है 6 ना हो, है ना, k = क्या 6, समझ में आ गया, यस। चलो, तो ये चीज़ तो समझ में आ गया, k क्या नहीं होना चाहिए, k = 6 यहाँ नहीं होना चाहिए, ये भी यही तो निकल के आया, और ये लिखने का तरीका है, एक्सेप्ट k = 6, ये एक्सेप्ट का मतलब ही होता है कि ये नॉट इक्वल टू, है ना, k 6 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए।
बाकी आंसर आपका है। आप यहाँ तक भी लिख के एग्ज़ाम में छोड़ दोगे तो भी चलेगा, आपका सही होगा, कोई नहीं काटेगा। ठीक है, चलो पहला नंबर हो गया। अब पहला हो गया, अब दूसरा नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3x प्लस ky इक्वल टू 1। तो यहाँ पे चलो a1 इक्वल टू a1 इक्वल टू x नहीं लिखेंगे, a1 इक्वल टू यहाँ पे 1 लिखेंगे हम लोग, क्योंकि a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1। ठीक है, और b1 इक्वल टू माइनस का 2, याद रहे साइन नहीं छोड़ सकते हम लोग, और c1 इक्वल टू क्या है 3। ये हो गया, इधर का लिख लिया मैंने a1 b1 c1। अब इधर का a2 इक्वल टू क्या है 3, x का कोफिशिएंट गुणांक, और उसके बाद b2 इक्वल टू हमारे पास में है k। ठीक है, और c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये हो गया। अब चलो फिर से लगा देते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि जिसका कोई हल ना हो। तो यूनिक सॉल्यूशन का क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब जिसका अद्वितीय हल हो। तो अद्वितीय हल के लिए a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, यही कंडीशन है। तो a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1, a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3, और इज़ नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है माइनस का 2। ठीक है, और b2 की वैल्यू क्या है k। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको और इसको। ठीक है, तो k इंटू 1 तो क्या हो जाएगा k इंटू 1 इक्वल टू -2, नॉट इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो k इंटू 1 तो k ही रह जाएगा, k इंटू 1 क्या k ही रहेगा, और ये नॉट इक्वल टू माइनस प्लस तो -2 3 जा 6, यानी कि इस बार इसमें क्या आ गया k की वैल्यू -6 नहीं होना चाहिए। k की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पे k की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए -6 नहीं होना चाहिए। अब इसी को आपको थोड़ा शब्दों में लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इक्वेशन। अभी मैंने लिखा था क्या, इक्वेशन सिस्टम विल हैव, ठीक है, सिस्टम विल हैव यूनिक solution for all the real values of k except k इक्वल टू -6। क्या k इक्वल टू -6 को छोड़ करके k की जितनी भी रियल वैल्यू होगी, यानी कि जितनी भी रियल वैल्यू होगी, वास्तविक वैल्यू होगी, वो सब क्या है यूनिक सॉल्यूशन में कंसिडर होगी। क्लियर है। तो ये चौथा का कौन सा दूसरा नंबर का क्या था, ये सॉल्यूशन था। ठीक है, अब चलो तीसरे नंबर पे चलते हैं, चौथा का तीसरे नंबर पे। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेते चलना। तीसरे नंबर पे, यहाँ पे तीसरे नंबर पे चलते हैं। तो तीसरे नंबर का मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ a1 इक्वल टू क्या है, देखो k है, a1 इक्वल टू क्या है k, और b1 यहाँ पे b1 इक्वल टू क्या है 3। ओके, c1 इक्वल टू क्या है k-3, ध्यान से देख लो k-3। ठीक है, अगला अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे a2 इक्वल टू क्या है 12। ठीक है, और b2 इक्वल टू क्या है k, और a2 b2 c2 इक्वल टू क्या है k। ये हो गया। अब चलो ये हो गया। अब हमारे पास में क्या हो गया, अब हमें लगाना है क्या, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, इतना ही लगाना है। तो a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में k, और a2 की वैल्यू हमारे पास में क्या है 12 इज़ नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3, और b2 की वैल्यू क्या है k। ठीक है, तो ये k से k जाएगा मल्टीप्लाई होने, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा k का स्क्वायर हो जाएगा, और 12 जाएगा इधर में, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 36। ठीक है, 12 × 36 आपस में जाकर मल्टीप्लाई हो जाते हैं क्रॉस में। अब k इक्वल टू ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 36। ठीक है, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट में 36, तो इसका किसका क्या निकलता है, ये हो जाता है हमारा क्या, ये +-6 हो जाता है। ठीक है,
36 का वर्ग क्या होता है, 36 का स्क्वायर क्या होता है। ऐसे आप 36 को ऐसे लिख सकते हो ना कि 6 × 6 अंदर में ऐसे लिख सकते हो। अब ये क्या होता है, ये 6 का स्क्वायर, क्योंकि यही 6 2 टाइम मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाता है, तो केवल क्या बचता है 6। तो जब भी रूट में से कोई भी चीज़ निकलता है तो वो प्लस माइनस के साथ में निकलता है। क्लियर है, ये भी बातें आपको अच्छे से याद रहे, स्मरण रहे, पता रहे, ध्यान में रहे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ही बेसिक्स बातें हैं, ये बचपन की चीज़ें हैं। तो अब क्या हमारा वैल्यू आएगा, के इज़ नॉट इक्वल टू, ये सब पे नॉट है ना, के इज़ नॉट इक्वल टू +-6। क्या के की वैल्यू, जो के की वैल्यू है यहाँ पे तीसरे में, ठीक है, जो के की वैल्यू है वो क्या नहीं होना चाहिए, +6 नहीं होना चाहिए या -6 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। तो आप लोग अब इसको अच्छे से लिख लेना, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अभी जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा था ये वाला, ठीक है, जो ये लिखता हूँ, ठीक है, बस यहाँ पे एक्सेप्ट के इक्वल टू +-6 ऐसे करके लिख लेना। ठीक है, समझ में आया। अब चलो आगे चलता हूँ चौथे नंबर पे। यहाँ पे a1 इक्वल टू, चौथे नंबर का सॉल्यूशन पे a1 इक्वल टू क्या है 4। अगेन b1 इक्वल टू क्या है -5, क्योंकि कोफिशिएंट -5। ओके, c1 इक्वल टू क्या है k। ओके, c1 इक्वल टू क्या है k। अब इधर में आते हैं इस वाले में a2, क्या a2 इक्वल टू क्या है 2, और b2 इक्वल टू क्या है -3, और c2 इक्वल टू क्या है 12। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं a1/a2, अगेन कंडीशन लगा देते हैं a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ये हमने कंडीशन लगा दिया। बोलो a1 की वैल्यू क्या है 4, a2 की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है -5, ठीक है, b2 की वैल्यू क्या है -3। ठीक है, यहाँ पे माइनस से माइनस उड़ा मत देना। अभी एक काम करो, उड़ा भी दोगे तो कोई गम नहीं है, आप पहले मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप चाहो तो यहीं पे इस तरह से उड़ा सकते हो, उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 3 से इधर, अब देखो ये हुआ क्या, इधर में तो k वाला तो आया ही नहीं। क्या देखो 4/2 और ये 5/3 इज़ नॉट इक्वल टू 5/3। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए, क्या, जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो हमें साफ साफ यहाँ पे लिख देना है क्या, इक्वेशन सिस्टम, SYSTEM, इक्वेशन सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन फॉर द रियल वैल्यू। जितनी भी रियल वैल्यूज़ हैं उसके लिए ये क्या होगा, इक्वेशन सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो ये अब 5वां नंबर प्रॉब्लम पे देखो, मेरा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो आप ज़रूर लाइक कर सकते हो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, है ना, अच्छे विद्यार्थी का परिचय दे सकते हो। गुरुदक्षिणा के रूप में कुछ नहीं चाहिए, गुरुदक्षिणा के रूप में आप लाइक करिए, बच्चों के साथ में आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। यदि आप एक टीचर वर्ग के हैं तो आप अपने स्टूडेंट के साथ में शेयर करो कि हाँ, यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ओके, चलो अब आगे चल रहा हूँ मैं। 5वां नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है, 5वां नंबर प्रॉब्लम कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको बतानी है, फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या था, ये प्रॉब्लम जरूर मैच कर लेना। ये 4 प्रॉब्लम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों प्रॉब्लम इन सबको मैच कर लेना एक बार। ठीक है, तो 5वां का पहला नंबर प्रॉब्लम में चलेंगे। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आप निकालो फॉर विच द गिवन। ये तो पढ़ लिया मैंने। अब इसमें वही है, बस इसमें क्या करना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, देखना है। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग का टारगेट रहेगा, कैसे अप्रोच रहेगा, वो सारी चीज़ों पे हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखने वाले हैं। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे a1 a2 b1 b2 लिख लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकेंड है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं a1 इक्वल टू हमारा दे रखा है 2। ठीक है, आगे कॉमा दे देता हूँ, b1 हमारे पास में है 3, b1 हमारे पास में है 3। ठीक है, c1 हमारे पास में है 7, ये लिख लिया हमने। ओके, अगेन अब इधर का लिख लेता हूँ, यहाँ पे a2 इक्वल टू हमारा दे रखा है k-1। क्या दे रखा है,
के माइनस 1, ये मैंने लिख लिया। अगेन B2 हमारे पास में दे रखा है के प्लस 2, हो गया। अगेन हमारे पास में C2 इक्वल टू हमारे पास में दे रखा है 3K, क्या दे रखा है 3K, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, A1 B1 C1 और A2 B2 C2, ये तीनों हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास में जो कंडीशन रहता है उस कंडीशन के ऊपर में चलेंगे, ठीक है। तो हमारा कंडीशन क्या है, इन्फानाइट सॉल्यूशन का। इन्फानाइट सॉल्यूशन का कंडीशन क्या रहता है, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, यही है ना। A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, ये सब आपस में बराबर हो जाने चाहिए, यही कंडीशन है। तो चलो हम लोग यहाँ रख लेते हैं। पहले A1 क्या वैल्यू क्या है 2 और A2 की वैल्यू क्या है के माइनस 1, ठीक है, के माइनस 1 हमने रख लिया, ओके। इक्वल टू B1 की वैल्यू क्या है 3, ये रख लिया। B2 की वैल्यू क्या है के प्लस 2, हमने रख लिया यहाँ पे के प्लस 2, ठीक है। अगेन C1 की वैल्यू क्या है 7 और C2 की वैल्यू क्या है 3K, C2 की वैल्यू क्या है 3K, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, अब बारी बारी से, ठीक है। ये तीनों तो हमने लिख लिया है ना। अब हमें तो पता नहीं चल पा रहा है कि कौन आपस में बराबर है, क्योंकि के सब में आ रहा है। एक बार के इसमें से के में से घट रहा है, यहाँ के प्लस हो रहा है और यहाँ के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें पता नहीं चल पा रहा है कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है ना। हम लोग ये फ्रैक्शन को कैसे आपस में बता सकते हैं, तो एक काम करते हैं, इसको और इसको लेके चलते हैं। पहला वाला 2 बाई के माइनस 1 इक्वल टू 3 बाई के प्लस 2, इसको लेके चलते हैं, ठीक है। पहला कंडीशन हम लोग यही लेके चलते हैं। यहाँ लिखते हैं 2 बाई के माइनस 1 इक्वल टू 3 बाई के प्लस 2, ये पहला कंडीशन हम लोग यहाँ से उठाते हैं। पहले इसको और इसको आपस में बराबर करके देखते हैं। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा के प्लस 2, ये के प्लस 2 जाएगा इधर में, इससे मल्टीप्लाई होने, और इधर में तो 3 है, ये 3 यहीं रहेगा, ये इधर जाएगा के माइनस 1, तो ये के माइनस का 1, क्लियर है। अब 2 से के में मल्टीप्लाई करो तो प्लस प्लस तो प्लस, और 2 इंटू के तो क्या हो जाएगा 2K, प्लस प्लस तो प्लस, और 2 2 जा 4 इक्वल टू प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा 3 इंटू के तो क्या हो जाएगा 3K, प्लस माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा 3, है ना, प्लस माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया होगा, ओके। अब एक काम करते हैं, इस 3K को मैं उधर भेजता हूँ और ये 4 को मैं इधर भेजता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2K यहाँ पे 2K और ये प्लस 3K इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3K इक्वल टू इधर में क्या हो जाएगा माइनस का 3, ये माइनस का 3 इधर ही है और ये इधर से इधर आ रहा है, इस प्लस 4 को इक्वल के इधर बुला रहा हूँ, तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, साइन चेंज हो जाता है। जब भी इक्वल के इधर बुलाओ या उधर भेजो तो साइन चेंज कर लेगा, तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस का 4, क्लियर हो गया। इतना बात तो आपके दिमाग में चला गया। अब यहाँ से चलता हूँ, ठीक है। अब देखो 2K माइनस 3K, तो देखो माइनस वाला साइन ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन, और 3K में से 2K चला गया, क्योंकि 3 रुपये उधारी में था, 2 रुपये आके दे के गया, तो अभी भी 1 रुपये उधारी में है, तो माइनस में मैं करूँगा कि 1K नहीं लिखते हैं, है ना, K को, क्योंकि 1 नहीं लिखा जाता है, 1 को K खा लिया, वो खा लेता है, चबा लेता है, अपने अंदर रख लेता है, ठीक है। अब देखो -3 या -4 तो क्या हो जाएगा माइनस का 7, 3 रुपये उधारी फिर 4 रुपये उधारी, तो दोनों को ऐड करोगे तो 7 रुपये, और ये उधारी का साइन है, तो देखो दोनों तरफ अब क्या है माइनस माइनस, तो दोनों तरफ LHS में भी माइनस, LHS में इक्वल के इधर भी माइनस और इक्वल के उधर भी माइनस, यानी कि LHS में भी माइनस और RHS में भी माइनस दिख रहा हो तो ख़त्म हो गया। तो हमारे पास K इक्वल टू क्या बच गया, K इक्वल टू क्या आ गया 7, K इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में 7 आ गया, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन से आया, ठीक है, K की वैल्यू 7 आया। अब चलो ये हमने किसको इसको ये वाले को और ये वाले को इक्वल किया था यहाँ पे। अब हम एक काम करते हैं, ये वाले को और ये वाले को इक्वल कर देंगे, किसके 3/k, यहाँ पे सेकंड कंडीशन 3/k प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 7/3k। अब इस बार ये सेकंड कंडीशन इसको लेके चलते हैं, ठीक है। फिर से k हमारा 7 आ जाएगा तो और अच्छी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इतना बात समझ में आता है। तो चलो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3k तो क्या हो जाएगा 9k, ये बात समझ में आया, 3 3 या 9 और ये k इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू k प्लस 2, ये ऐसा हो जाएगा।
तो 9k इक्वल टू 7k, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 7 इंटू के तो 7k प्लस प्लस तो प्लस 7 2 जा 14, ये 14 हो गया। अब क्या हो जाएगा 9k और ये 9k, ये 7k को इधर भेजो इक्वल के इधर, क्योंकि इसका भाई यहाँ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इधर में प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये 9k माइनस 7k और ये हो गया 14। यहाँ पे प्लस का साइन दो या ना दो, ये तो पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो 9k में से 7k चला जाएगा तो कितना बचेगा 2k, ठीक है, इक्वल टू ये हो गया 14। ओके, अब ये k इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/2, तो ये 2 से कट गया तो 7 में, 2 से कट गया किस में 7 जो, तो यहाँ में क्या हो गया k इक्वल टू क्या आ गया 7। ये बात समझ में आया, k इक्वल टू यहाँ भी क्या आ गया 7 आ गया। ओके, अब थर्ड कंडीशन में आते हैं। ये 2 कंडीशन बीत गए, अब तीसरा देखो, इसका इसके साथ बराबर कर लिया और इसका इसके साथ कर लिया। अब एक काम करते हैं, ये जो पहला वाला जो है 2/k - 1 और 7/3k, इसको एक बार बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो 2/k - 1 इक्वल टू 7/3k, ये थर्ड वाला कंडीशन पे हो जाएगा। थर्ड तरीके से चेक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखो मेरा यहाँ भी बराबर आया, यहाँ भी मेरा 7 आया, यहाँ भी हमारा 7 आया, एक लास्ट बस बच गया हमारा क्या, अगर ये बराबर आ जाता है, इसका मतलब क्या बोलेंगे कि हमारा ये जो इक्वेशन दे रखा है उसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन किस पे 7 पे निकलेगा, ठीक है। तो चलो करके पहले देखते हैं। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो 3 2 जा 6, ये देखो 3k जाएगा इधर पे, तो ऐसे हो जाएगा 2 × 3k इक्वल टू 7 × ये 7 के इधर में कौन जाएगा k - 1, कौन k - 1, ठीक है। तो 2 × 3k तो क्या हो जाएगा 6k इक्वल टू, अब देखो 7 को ये मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है ना, 7 × k तो क्या हो जाएगा 7k, अब प्लस माइनस तो माइनस, 7 × 1 तो ये हो गया 7, ठीक है। अब देखो 7k को आप इधर भेजो, 7k को इधर भेजो, तो इधर 6k है, 7k इधर पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू -7, ये -7 अपनी जगह। अब माइनस का ये इधर इक्वल के इधर आया तो -7 हो गया। अब देखो ये -7 वाला ज़्यादा है, माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस का साइन देंगे। और 7 में से 6 चला गया, 7 रुपये उधारी में, 6 रुपये आके दे के चला गया, तो 1 रुपये अभी भी उधारी, तो 1 को लिखते नहीं है, केवल k को लिखते हैं। ये -7, तो दोनों तरफ अगर माइनस माइनस आ जाए तो माइनस ख़त्म हो जाता है, तो फिर से k इक्वल टू आपका 7 प्रकट हो गया, ठीक है। तो देखो k इक्वल टू 7 यहाँ भी प्रकट हो रखा था, यहाँ भी प्रकट हो रखा था, यहाँ भी प्रकट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि k का 7 पे वैल्यू जो है ना, k इक्वल टू 7 पे जो वैल्यू है वो क्या है हमारा पूरे इक्वेशन में, ये पूरे इक्वेशन का क्या होगा, एक सेटिस्फाई ऑल द सॉल्यूशन, ठीक है। इक्वेशन सभी इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 7 है ना, हेयर k इक्वल टू 7 सेटिस्फाई, है ना, सेटिस्फाई ऑल द इक्वेशन, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा, ऑल द इक्वेशन। आप इतना निकाल देंगे आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बातें समझ में आ गई। तो ये 5वां का पहला नंबर था, अब दूसरा नंबर पे चल रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि kx ये इस तरह से दिया हुआ है ना, इक्वेशन है हमारे पास में, ठीक। तो यहाँ पे फिर से वैसे ही लिख लेते हैं, a1 इक्वल टू हमारा k और a1 इक्वल टू हमारा k और b1 इक्वल टू हमारा 2 और c1 इक्वल टू हमारा -4, क्या -4 है ये, ठीक है। अगेन यहाँ पे a2 इक्वल टू 5, यहाँ पे b2 इक्वल टू -3, अगेन c2 इक्वल टू 6, ये हो गया। तो a1 b1 c1, क्या a1 b1 c1 और a2 b2 c2, बात समझ में आ गया। अब चलो यहाँ पे चलते हैं, a1 बाई, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, यही है। अगर कोई भी एक कंडीशन ना मिला, ठीक है, तो हम लोग रुक जाएंगे। देखो कैसे बनाता हूँ। a1 की वैल्यू बोलो क्या है k और b1 की वैल्यू बोलो क्या है 2, ठीक है। अगेन सॉरी, a1 की वैल्यू क्या है k और a2 की वैल्यू क्या है 5, a2 की वैल्यू क्या है 5, a2 की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। अगेन b1 की वैल्यू क्या है 2
और B2 की वैल्यू क्या है माइनस का 3, B2 की वैल्यू क्या है माइनस का 3 इक्वल टू यहाँ पे C1 की वैल्यू क्या है माइनस का 4 और C2 की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, C2 की वैल्यू क्या है 6। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, आप ध्यान से देखो यहाँ पे कटेगा ये 2 2 जा और 2 3 जाते, यानी कि ये 2 माइनस का 2/3 और ये माइनस नीचे में है ना, तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा ये जो नंबर है ना, जो ये इंटीजर जो ये हमारे पास में है ये नंबर फ्रैक्शन, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन है हमारे पास में, ये पूरा का पूरा क्या है, ये भी माइनस में ही है और ये भी माइनस में, यानी कि ये वाला और ये वाला तो ऐसे ही दिख रहा है कि बराबर है। अब हमारा चेक करना रह गया कि ये और ये, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कैसे, k/5 इक्वल टू 2/-3, ये पहला इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसका इसके साथ, देखो इसका इसके साथ तो हमने देख लिया कि 2/3 माइनस में 2/3 ये भी माइनस में, तो इसका इसके साथ तो ठीक है, लेकिन पहला कंडीशन इसका चेक कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाले को इस वाले के इक्वल करके चेक करेंगे। ठीक है, चलो देखो ज़रा, तो k/5 इक्वल टू 2/-3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -3k इक्वल टू 5 2 जा, ये हो जाएगा 10, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/-3, क्योंकि ये कोफिशिएंट है, इक्वल किधर आया तो नीचे में, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा -10/3। ये तो ये k की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, ओके। अब ये तो दिख रहा है आपको कि ये B1/B2 और C1/C2 ये तो आपस में इक्वल है ही, क्योंकि काटने पे तो वैसे ही आ रहा है, तो ये B1/B2 और C1/C2 को बराबर नहीं करेंगे। अब हम लोग एक काम करते हैं, ये A1/A2 और C1/C2 को बराबर करके देख लेते हैं, तब तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ बराबर है। ठीक है, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे अगला कंडीशन में क्या है, A1/A2 इक्वल टू C1/C2 के साथ में करते हैं। ठीक है, इस कंडीशन पे हम लोग करते हैं, इसका और इसका। क्यों, क्योंकि तीनों कंडीशन पे हमारा चेक होना चाहिए ना। ठीक है, तो तीनों का ये तो हो गया, ये A1/A2 B1/B2 ये तो हमने यहाँ चेक कर लिया, k की वैल्यू निकल गई, और B1/B2 और C1/C2 तो ये तो यहीं पे दिख रहा है कि बराबर है। अब बच गया था C1/C2 इक्वल टू A1/A2 के साथ में इक्वल करके देख लो। तो चलो जो A1/A2 की वैल्यू क्या है k/5 इक्वल टू C1/C2 की वैल्यू क्या है 2/, वही काट के जो आया है, आप चाहो तो -4/6 लिख लो, या फिर चाहो तो 2/3 लिख लो। क्लियर है, आप चाहो तो जो लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, कुछ भी, मतलब कि जो यहाँ पे आप यहीं पे अगर काट दिए हो तो भी आप 2/3 लिख लो, या नहीं काटे हो तो भी चलेगा। तो ये -2 और नीचे में 3, ये C1/C2 मैंने लिख दिया -2/3, ये यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये इधर चलते हैं हम लोग, तो इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 3k, और ये क्या हो जाएगा 5 × 2, तो माइनस का 5 2 जा 10, तो फिर से k इक्वल टू क्या हो गया -10/3, यानी कि k इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे तो k इक्वल टू आ ही गया, k इक्वल टू क्या आ गया -10/3। तो देखो यहाँ भी -10/3, यहाँ भी k इक्वल टू -10/3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे लिख देता हूँ, सच वैल्यू ऑफ k विल बी टेकन, इस तरह की वैल्यू टेकन विच satisfies all the equation ठीक है, all the equations here, आप इतने पे भी छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। here -10/3 satisfy all the equation, -10/3 satisfies all the equations। ठीक है, तो ये आप चाहो तो ये k की वैल्यू निकाल करके उसके बाद आप शांति से आराम कर सकते हो, नो टेंशन। ठीक है, आप इतना नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखना। ठीक है, तीसरा नंबर पे आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 3x kx, तो यहाँ भी फटाफट से लिख लेते हैं। A1 हमारे पास में 3 है, B1 हमारे पास में k है, और C1 हमारे पास में 7 है। यहाँ पे
A2 हमारे पास में 2 है, B2 हमारे पास में -5 है और C2 हमारे पास में 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। सर यही क्यों लिख रहे हो? क्योंकि यहाँ पे साफ बोला है कि इन्फानाइट मतलब अनंत हल वाला कंडीशन पे आप जांच करो। ठीक है, के की वैल्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे A1/A2 क्या है, सॉरी A1 क्या है हमारा 3, A2 क्या है हमारा 2, तो ये रख दो 2 इक्वल टू B1 हमारा क्या है K और B2 हमारा क्या है -5, B2 हमारा क्या है -5 इक्वल टू C1 हमारा क्या है 7 और C2 हमारा क्या है 1, C2 हमारा क्या है 1। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग वैल्यू को रख के देखेंगे, पहला कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, ये वाला 3/2 वाला। ठीक है, चलो यहाँ पे 3/2 इक्वल टू ये A1 इसका और इसका पहले बराबर करते हैं, तो 3/2 K/-5 और ये मैंने पहला कंडीशन को अप्लाई किया, पहले को बराबर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे चलो ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा, क्योंकि 5 3 × 15 और प्लस माइनस तो माइनस। ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2K, 2 इंटू K, तो क्या हो जाएगा 2K, क्या हो जाएगा 2K हो गया। अब K इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे K इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 का कोएफिशिएंट है तो इक्वल को उधर जाएगा तो नीचे, यानी कि -15/2। K इक्वल टू क्या आ गया -15/2। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गया। अगला कंडीशन पे चेक करते हैं, क्योंकि इसका तो इसके साथ हो गया, अब ये वाला को इसके साथ में, तो यहाँ पे कर लेते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग K/-5 इक्वल टू 7/1 और फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो K इंटू 1 तो K ही रह जाएगा और ये माइनस और ये 7 5 जा 35। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे K की वैल्यू अलग आ गई, यहाँ पे K की वैल्यू अलग आ गई। ठीक है, तो डिफरेंट आ गया, तो इसका मतलब जब भी डिफरेंट आ जाए, ठीक है, जब K की वैल्यू हमारा ये -15/2 आ गया और ये क्या हो गया K का वैल्यू -35 आ गया, तो दोनों जगह चेंज हो गया वैल्यू। ठीक है, वैल्यू चेंज हो गई K की वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे साफ, अब आगे नहीं बढ़ना है मुझे, अब यहीं पे डायरेक्ट लिख देना है कि वैल्यू क्या, ये वैल्यू ऑफ K डज नॉट, है ना, वैल्यू ऑफ K डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो देयरफॉर यहाँ पे देयरफॉर K डज नॉट हैव सॉल्यूशन। K डज नॉट हैव सॉल्यूशन, यानी कि K का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है? ओके, चलो ये बात समझ में आ गया। अब चलो तीसरा तो हो गया, चौथा नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर यहाँ देखो, A1 इक्वल टू क्या दे रखा है K और B1 इक्वल टू क्या दे रखा है -5 रखा हमने। C1 इक्वल टू दे रखा है 2। ठीक है, यहाँ भी A2 इक्वल टू 2, A2 और ये A2 B2 इक्वल टू 3 और ये C2 इक्वल टू 12, B2 इक्वल टू -3 है ना। ओके, अगेन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। A1 की वैल्यू क्या है K और A2 की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू B1 की वैल्यू क्या है -5 रख दिया हमने, B2 की वैल्यू क्या है -3 रख दिया हमने, C1 की वैल्यू क्या है 2 और C2 की वैल्यू क्या है 12। ठीक है, अब हमें एक एक करके एक बार देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। पहला कंडीशन, ठीक है, तो K/2 इक्वल टू -5/-3 यही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है यहाँ पे और ये माइनस में, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3K हो जाएगा और ये यहाँ पे
प्लस में और ये माइनस में, तो माइनस में 5 2 जा 10। तो देखो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो ये माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? ओके, तो क्या बच जाएगा k इक्वल टू 10/3। ये तो k की वैल्यू आ गई। अब हर बार 10/3 आ रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो ये पहला हमने चेक किया था। पहला इसको और इसको इक्वल किया था, किसको? a1/a2। ये किसका था? a1/a2 और b1/b2 को हमने इक्वल किया था। अब इस बार क्या करते हैं? b1/b2 और c1/c2 को इक्वल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन नंबर सेकंड लगाते हैं। क्या? तो b1/b2 क्या है? -5/3। तो यहाँ पे लिख देते हैं -5/-3 इक्वल टू 2/12। तो देखो ये हमारा यहाँ नंबर भी है, यहाँ भी नंबर है, यहाँ भी नंबर है, यहाँ भी नंबर है। तो इससे हमें क्या हो जाएगा? पता नहीं चल पाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, लेकिन k के वैल्यू पे तो हमें चेक करना है ना, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है ना कि k के वैल्यू पे चेक करो। तो इसको ये वाले कंडीशन को, ये b1/b2 इक्वल टू c1/c2 को हटा देते हैं, क्योंकि इसमें k है ही नहीं, हमें k पे चेक करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? ये a1/a2 इक्वल टू c1/c2 करना होगा। क्लियर है? तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। ठीक, यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ? ये वाला कंडीशन a1/a2 इक्वल टू c1/c2। क्यों? क्योंकि a1/a2 में k है और इससे हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे k/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? c1/c2 क्या है? 2/12। तो ये 2/12। ठीक है, अब देखो ये उससे जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो क्या हो जाएगा? 12k इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/12। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 4/12। और चलो, तो ये क्या हो गया हमारे पास में? 4 1 जा 4 3 जा। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 1/3। इसका मतलब क्या हो गया? देखो यहाँ 10/3 आया, यहाँ 1/3 आया। इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये साफ साफ लिख देना है कि वैल्यू ऑफ k, है ना, वैल्यू ऑफ k डज नॉट, है ना, वैल्यू ऑफ k डज नॉट सेटिस्फाइड, है ना, वैल्यू ऑफ k डज नॉट सेटिस्फाई TIS डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। द वैल्यू अगर चेंज हो जाए तो वैल्यू ऑफ k डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, देयरफॉर, है ना, देयरफॉर k डज नॉट हैव सॉल्यूशन। k का किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये 5वां नंबर का चौथा प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, तो मेरा ये प्रयास अब यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर आप क्या कर सकते हैं? लाइक कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट के प्रॉब्लम बचे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में लगभग आपके सभी प्रॉब्लम कवर हो जाए और आपको अलग अलग वीडियो ना देखना पड़े। 6वां नंबर पे आते हैं। कह रहे कि इफ़ x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4, अगर x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 4 है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो p की वैल्यू आपको बतानी है। तो चलो रख दो यहाँ पे 7x माइनस क्या है यहाँ पे 7x माइनस 4y इक्वल टू p। तो x की वैल्यू जहाँ x है वहाँ 2 रख दो, जहाँ y है वहाँ 4 रख दो। तो 7 और ये 2 माइनस 4, y का वैल्यू हमने रख दिया 4 इक्वल टू ये p। तो 7 2 जा 14 माइनस 4 4 जा 16 इक्वल टू p। अब ये क्या हो जाएगा? घटेगा ये, तो -16 में से 14 चला गया तो माइनस का 2 इक्वल टू p, यानी कि p इक्वल टू हमारा क्या हो गया? माइनस का 2। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। ये सब बच्चा जैसा क्वेश्चन देता है, यही तो गड़बड़ बात है। चलो कोई बात नहीं। चलो 7 नंबर पे कह रहा है कि ये हमारे पास 2x माइनस ky इक्वल टू 9 दे रखा है और ये कह रहा है कि इफ़ अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा है और ये इक्वेशन है, इसका पासिस थ्रू 1 और -1। तो याद रहे ये शुरू का वैल्यू x का होता है और ये बाद का वैल्यू
y का होता है। याद रहेगा, ये शुरू में जो लिखा रहता है ये x की वैल्यू होती है और बाद में जो लिखा रहता है ये y की वैल्यू रहती है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू आपको निकालना है। तो कोई बात नहीं, x की वैल्यू 1 रखेंगे और y की वैल्यू -1 रख देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे रख देते हैं सबसे पहले 2x माइनस ky = 9। ठीक है, तो 2x की वैल्यू हमारे पास में क्या है, ये 1 है। ठीक है, माइनस k, ये रहा के, y की वैल्यू हमारे पास में क्या है, -1। ठीक है, -1। हमें ये k जो रखा है इसी की वैल्यू निकालनी है, = 9। और हमें पता है कि जब ये दिया है तो ये शुरू का x है और ये बाद वाला y है, तो x और y की वैल्यू रख दिया हमने। यहाँ पे प्लस प्लस, तो प्लस 2 1 जा 2, प्लस देखो यहाँ पे माइनस माइनस, ध्यान से देखो, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, प्लस, और k × 1 तो क्या हो जाएगा, केवल k = 9। अब मुझे k चाहिए, ये 2 को उधर भेज देता हूँ, तो 9 ये इधर में प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो k = क्या हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। तो k = हमारे पास में क्या आ गया, 7 आंसर। तो इतना बच्चा जैसा क्वेश्चन देता है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कर देना। 8वां नंबर कह रहा है कि टेस्ट वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आप जो ये इक्वेशन दे रखे हैं इसको टेस्ट करो आप कि ये यूनिक सॉल्यूशन का है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का है, ठीक है, और नो सॉल्यूशन का है। ठीक है, तीनों कंडीशन आपको देखना है कि यूनिक सॉल्यूशन का है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का है या नो सॉल्यूशन का। तीनों में से किस कंडीशन पे ये जो इक्वेशन है बैठ रहा है। ठीक है, अगर इफ़ यानी कि अगर इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन है इसके पास, अगर यूनिक सॉल्यूशन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है अगर यूनिक सॉल्यूशन में आता है तो। चलो, तो हम लोग एक काम करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन पे ही पहले जांच लेते हैं। यूनिक सॉल्यूशन क्या कहता है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, यही कहता है। तो सबसे पहले तो a1 a2 ये सब लिख लेते हैं। a1 इसका बताओ क्या याद रखा है, 4। ठीक है, और b1 इक्वल टू क्या याद रखा है, 7। ओके, और c1 क्या याद रखा है, 18। ठीक है, यहाँ पे a2 क्या याद रखा है, 2, a2 क्या है 2, और यहाँ पे b2 क्या है 1, b2 क्या है 1, और a2 b2, और यहाँ पे c2 क्या है 4, ये c2 क्या है 4। ओके, तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अब इस पे चलते हैं, a1/a2 और ये b1/b2 ये है, तो ये यहाँ लिख लेते हैं। a1 क्या है 4 और a2 क्या है 2, और ये नॉट इक्वल टू b1/b2 देख लेते हैं। b1 क्या है हमारा 7 और b2 भाई क्या है 1। तो देखो ये 4/2 जो है वो बराबर नहीं है 7/1 के, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब कौन सा है, ये यूनिक सॉल्यूशन ही तो है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके ठीक है। आपको ये भी अगर जांचना है कि ये नो सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जब एक बार नहीं आया तो ये यूनिक सॉल्यूशन में ही आएगा, ना तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और चाहे ना तो नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, जब तीनों बराबर हो। तो ये तो यहीं पे a1/a2 ही बराबर नहीं है। क्लियर है, ये यूनिक सॉल्यूशन का है। इसका मतलब ये जो दिया हुआ है ये किसका है, यूनिक सॉल्यूशन का। अब बात आती है कि अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है, इफ़ इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, अगर ये यूनिक सॉल्यूशन का है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ईजी है, कर लेते हैं फाइंड आउट। ये तो पता चल गया कि यूनिक सॉल्यूशन में तो वही तो होता है कि x और y की वैल्यू हमें निकल जाती है बहुत आसानी से। तो चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं। सबसे इसको ऐसे लिख लेते हैं, 4x + 7y = 18, ये पहला इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे 2x + y = 4, ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमने देखा कि हमने चैप्टर 2 में इक्वेशन पे एक्सरसाइज 2 में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, है ना। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ज़रूर वहाँ से चेक कर लेना आप अपने आप को। यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट क्या है, 7। ठीक है, 7 है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो एक काम करते हैं, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 7 है ना, इस वाले 7 को इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस पूरे में मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि यहाँ भी 7 आ जाएगा, तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी काटने में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे
देखो करते क्या है कि एक दूसरे का जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, आपस में मल्टीप्लाई करके और सेम वेरिएबल का जो ये टर्म रहता है, नंबर रहता है, उसको बराबर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ 7 तो यहाँ भी 7 करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कब होता है, जब इसका कोफिशिएंट उधर पहले वाले में इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो जाए और पहले वाले का कोफिशिएंट किसी का भी, चाहे x का मानोगे तो x वाले का कोफिशिएंट बराबर कर सकते हैं, y का मानोगे तो y वाले का कोफिशिएंट बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि y वाले को बराबर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 से, इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 7 से, ठीक है। तो कर देता हूँ यहाँ पे, तो 2x प्लस y और यहाँ पे मैंने कर दिया 7 से इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 7। तो अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों तरफ, ठीक है, इधर भी मल्टीप्लाई होता है और इधर भी मल्टीप्लाई होता है, LHS में भी और RHS में भी। तो ये तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस तो प्लस 7 2 जा 14x प्लस 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 और ये रहेगा 7y इक्वल टू 7 चौके 28, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 14x प्लस, सॉरी यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे, ठीक है। अब इसको मान लेंगे हम लोग, जो ये मल्टीप्लाई करके आया इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर तीसरा। अब एक काम करते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 3 को क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, है ना, या लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग, ऐसे लिख देते हैं। ये लास्ट प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे से इसको करके जाएंगे हम लोग। यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, है ना, फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में से हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो चलो इक्वेशन थर्ड पहले लिख लेते हैं। तो 14x प्लस 7y इक्वल टू 28। अब क्या, ये फर्स्ट को लिख लेते हैं। तो 4x प्लस 7y इक्वल टू 18। तो आप ध्यान से देखो, जब हम लोग घटाते हैं तो क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं नीचे वाले का, क्लियर है। तो ये अभी वर्तमान में यहाँ क्या है, प्लस में है, पॉजिटिव है, लेकिन ये माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ ये 18 पॉजिटिव है लेकिन ये माइनस हो जाएगा। तो जो घटाते हैं वो नीचे वाला में जो भी लिखते हैं उसका साइन चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऐसे कर देते हैं। अब ध्यान से देखो, प्लस का 7y और माइनस का 7y ये दोनों कैंसिल हो गए, ख़त्म हो गए, ठीक है। अब देखो 14 का क्या है, प्लस में, अब 14x में से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा 10x इक्वल टू, यहाँ पे देखो 28 है ऊपर वाला प्लस में, 28 में से 18, ये अभी वर्तमान में अब इसका साइन माइनस हो गया, ठीक है। अब 28 में से 18 चला जाएगा तो क्या बचेगा 10, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या बचेगा 10 बाई, ये इसका गुणांक है, कोफिशिएंट है, तो इधर आएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा 1, 10 के टेबल में 10 1 जा में, ठीक। तो x इक्वल टू हमारे पास में क्या रहा 1, x इक्वल टू हमारे 1 बाई 1 का मतलब क्या 1, x इक्वल टू। अब इसी वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन सा, सेकंड में रख देते हैं। ये क्योंकि छोटा है, आप फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, चाहे थर्ड में रखो, तीनों में से किसी में रख दो, आंसर आ जाएगा। तो मैं सेकंड में रख देता हूँ, ठीक है। लेकिन चतुराई से काम लेना, जिसमें कम कैलकुलेशन करना पड़े उसमें रख देना। तो मैं देख रहा हूँ कि कम, इसमें कम है, तो चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब 2x का वैल्यू हमें रखना है 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो 2 इंटू 1 तो 2 रह गया, अब प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे y इधर ही रहने दो, y इधर ही रहने दे 4, और ये 2 उधर जाएगा तो 4 माइनस 2, तो y इक्वल टू क्या हो गया 2। समझ में आ गया। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया, इस तरह से हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू यहाँ आ गया और y इक्वल टू यहाँ आ गया, ठीक है। और इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये एक्सरसाइज जो है वो द एंड हो गया, क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट, यदि मेरा ये प्रयास आपको पसंद आता हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, यदि मेरा ये प्रयास आपको पसंद आता हो तो ज़रूर आप क्या कर सकते हैं,
थम्स अप कर देना, लाइक कर देना, है ना। आपके तरफ से मेरे लिए गुरुदक्षिणा यही होगी कि लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत मैं कर रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो मिलेंगे आप अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऊर्जा, एक नए एनर्जी के साथ में और एक नए चैप्टर के साथ में। आप अपना ख्याल रखो, आप अपने माता पिता का कहना मानो। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका, आपके पूरे परिवार का।